नमो नमः सर्वेभ्यः नमः संस्कृताय। प्रिय सुहृद छात्र मित्रों, A to Z संस्कृत साहित्य क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको हिंदी और संस्कृत व्याकरण के महत्वपूर्ण व्याकरणिक शब्दों की परिभाषा के बारे में बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए सदैव बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि मैं आज आपको जीरो लेवल से विषयों का ज्ञान दूं, जिससे आपकी सारी परीक्षाएं आसान हो सकें। मैं सबसे पहले आज भाषा विषय में चर्चा करता हूं। भाषा क्या है, भाषा शब्द की संरचना क्या है, भाषा शब्द का लिंग क्या है, इन सारी बातों के साथ मैं भाषा का विशेष रूप से मैं विश्लेषण करता हूं। सबसे पहले हम लोग ध्यान दें बच्चे कि भाषा एक माध्यम है, एक साधन है। भाषा एक माध्यम है, एक साधन है जो हमारे भावों, विचारों और इच्छाओं को अभिव्यक्त करता है। जो हमारे भावों, विचारों या इच्छाओं को क्या करता है, तो अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है। भाषा शब्द की जो संरचना है, यह देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बना हुआ है। भाषा, भास धातु, अंग प्रत्यय, योग, टाप प्रत्यय। भास का अर्थ होता है बोलना या कहना। अंग का यहाँ पे अशेष रह जाता है, टाप का आशेष रह जाता है, जिससे नया निष्पन्न रूप भाषा का निर्माण हो जाता है, भाषा की रचना हो जाती है, भाषा शब्द बन जाता है। भास योग अ योग टाप का आ रह गया, मिलाकर के हो गया भाषा। भाषा स्त्रीलिंग शब्द बन गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसके बारे में जाने, कहता क्या है, भाषा है क्या। तो भाषा कहता है कि भाव या विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है। भाषा क्या है, तो भाव या विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है। इसे हम शॉर्ट में याद रखने के लिए इस प्रकार से हम याद रखेंगे कि भाव या विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है। अब हम इसकी परिभाषा पे नजर डालते हैं। तो परिभाषा कहता है कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों और इच्छाओं को बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त, प्रकट या आदान प्रदान करते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने भावों, विचारों और इच्छाओं को बोलकर या लिखकर आदान प्रदान करते हैं या प्रकट करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं। फिर देखिए जिस प्रकार से भाषा के उदाहरण यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, मराठी भाषा, तमिल भाषा, इस प्रकार से दुनिया के सारे जो भी भाषा हैं सभी भाषा के उदाहरण हैं। हमारी जो राजभाषा है वह हिंदी है, जिसकी लिपि देवनागरी है। हमारी राजभाषा हिंदी, जिसकी लिपि देवनागरी है। भारत के संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा, हमारे भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या 22 है। हमारे भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या 22 है। अब हम इस प्रकार से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि भाषा की संख्या कितनी है, तो हमारे देश में 22 है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। ऐसे अनुमानतः 121 भाषाओं का हमारे देश में प्रचलन है। 21 भाषाएं हमारे देश में अलग अलग भागों में बोले जाते हैं। अब हम देखिए भाषा के बारे में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि भाषा हमारे अनंत विचारों या इच्छाओं की अभिव्यक्ति है। भाषा हमारे अनंत इच्छाओं या विचारों की अभिव्यक्ति है। फिर हम इसके बारे में कह सकते हैं कि भाषा सार्थक शब्दों का समूह है। भाषा सार्थक शब्दों का समूह है। भाषा रूढ़ है। भाषा स्त्रीलिंग शब्द है। अगर हमें भाषा के बारे में कोई पूछ दे कि भाषा क्या है, उसके बारे में विशेष जानकारी हमें रखनी है, तो हम इस प्रकार से रखेंगे कि भाषा हमारे अनंत विचारों या इच्छाओं की अभिव्यक्ति है। भाषा सार्थक शब्दों का समूह है। भाषा रूढ़ है। भाषा स्त्रीलिंग शब्द है। भाषा संस्कृति का वाहन है और अंग भी है। भाषा संस्कृति का वाहन है। वाहन का मतलब है कि आगे तक बढ़ाने वाला, और अंग भी है। भाषा दो प्रकार के हैं, एक लिखित भाषा और दूसरे मौखिक भाषा। लिखित भाषा के अंतर्गत जो भी हम लिख कर, कहीं हम अपने भाव विचारों को लिख कर प्रकट कर रहे हैं,
कहीं भी हम अपने भाव या विचारों को लिख कर प्रकट कर रहे हैं तो ये हमारी लिखित भाषा है। जैसे समाचार पत्र है, पत्रिका है, किताब पुस्तक है, ये सब जो भी है सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं। दूसरा है मौखिक भाषा, दूसरा हमारी मौखिक भाषा है। तो मौखिक भाषा को हम बोलकर, मौखिक भाषा को हम कैसे प्रकट करते हैं, तो बोलकर प्रकट करते हैं। यानी कि हम भाषण के माध्यम से, समाचार वाचन के माध्यम से, या हम किसी बात को कथन के माध्यम से कह करके जो हम प्रकट करते हैं, तो ये सब सारे मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। हमारी राजभाषा हिंदी है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जिसकी लिपि देवनागरी है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी भाषा को राजभाषा की मान्यता मिली, इसलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हमारे पूरे देश में 14 सितंबर को हिंदी भाषियों के द्वारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हम इस प्रकार से भाषा के बारे में जानकारी रखेंगे। अब विषय है वह लिपि है। अगला जो विषय हमारा होगा वह लिपि होगा। अब हम लिपि के बारे में चर्चा करें। लिपि क्या है? प्रिय छात्रों, अब हम लिपि के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। लिपि क्या है, लिपि का प्रयोग क्या है? लिपि का अर्थ होता है लिखने की क्रिया या लिखने का ढंग। तो किसका लिखने का ढंग? तो लिपि ध्वनियों के लिखने के ढंग है। ध्वनियों के लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। लिपि लीक, ईक और इंगित के संयोग से बना है। लीप इसमें धातु है, ईक यहाँ पे या इंगित प्रत्यय है, जिसके विधान से इसका निष्पन्न रूप लिपि बन जाता है। लीप धातु का अर्थ है लीपना या पोतना। लीप धातु का अर्थ है लीपना, पोतना, लिखना या लिखावट। लीप धातु का अर्थ है लीपना, पोतना, लिखना या लिखावट। एक प्रत्यय के विधान से इसका निष्पन्न रूप लिपि बना। एक प्रत्यय के विधान से इसका निष्पन्न रूप लिपि बना, जिसका अर्थ हो गया लिखने की क्रिया। लिखने की क्रिया या ढंग। अब इसे हम परिभाषा के रूप में इस प्रकार कह सकते हैं कि भाषा के ध्वनियों को लिखने की क्रिया या लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के ढंग या क्रिया को हम लिपि कहते हैं। लिपि के बारे में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लिपि ध्वनियों का सूचक चिन्ह है, जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। लिपि ध्वनियों का सूचक चिन्ह है। लिपि स्त्रीलिंग शब्द है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे देश में, हमारे पूरे दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं हैं, उनके लिखने के लिए अलग अलग उनकी लिपि उपलब्ध है। जैसे यहाँ पे कुछ लिपि का नाम दिया गया है: देवनागरी, ब्राह्मी, रोमन, गुरुमुखी, गुजराती। ये सब सारे लिपि हैं जिसके माध्यम से हम विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न भाषाओं का लेखन कार्य करते हैं। पहले ही लिपि शब्द कहने से ही पता चल रहा है कि लिपि का अर्थ है लिखने की क्रिया या लिखने का ढंग। यानी लिपि जो है वह हमारे भाषा को लिखने का सूचक चिन्ह है, हमारे भाषाओं का सूचक चिन्ह है, जिसके माध्यम से हम भाषा को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पे है, हिंदी संस्कृत की लिपि देवनागरी है। अगर बच्चे आपसे पूछ दिया जाए कि हिंदी संस्कृत की लिपि क्या है, तो देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि क्या है, तो रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तो गुरुमुखी है। अगर कोई पूछ दे कि गुजराती भाषा की लिपि क्या है, तो गुजराती भाषा की लिपि गुजराती है, जो देवनागरी से ही बनाया गया है। गुजराती भाषा की जो लिपि गुजराती लिपि है, वह देवनागरी लिपि से ही बना है। तो इस प्रकार से हम लिपि का अध्ययन करते हैं। लिपि के विषय में जो भी अब जानकारी है, हम इस प्रकार से रखेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब आगे प्रिय छात्र, अब लिपि हो चुका। लिपि के बाद बोली के विषय में मैं आपको बतलाता हूँ। बहुत बार ये प्रश्न आता है कि भाषा और बोली क्या है, भाषा और बोली में अंतर क्या है। तो भाषा व्याकरण के माध्यम से हम लोग पढ़ चुके हैं
कि हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का एक साधन है, लेकिन बोली भी हमारे विचारों को ही अभिव्यक्त करता है। लेकिन थोड़ा सा अंतर इसमें यह है कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। बोली, जैसा कि यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे मगही, खड़ी बोली, अंगिका, ये सब जो भी भाषा है वह बोली के रूप में जाना जाता है, कारण कि यह क्षेत्रीय भाषा है। इसके माध्यम से हम लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं, आपस में हम अपने भावों को आदान प्रदान कर लेते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर लेते हैं। इसका कोई व्याकरणिक नियम के तहत इसका कोई बंधन नहीं होता है। इन कारणों से हम इसे बोली कहते हैं। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली के रूप में हमारे यहाँ मगही, खड़ी बोली, अंगिका और अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग बोली बोले जाते हैं, तो इसे ही हम बोली कहते हैं। धन्यवाद छात्रों। अब इसके बाद फिर मैं व्याकरणिक और बहुत सारे शब्दों का परिभाषा बताऊंगा। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें और आपको हमेशा ज्ञानप्रद बातें आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा। धन्यवाद।